So, hello students, welcome to Brainwaves by Netri. Today we are starting with class 8, chapter 3 Geography, Agriculture. तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए. Now, Gurpreet, Madhav and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. So the three friends, तीन दोस्त कहाँ से जा रहे थे? विलेज के पास से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक फार्मर टिल कर रहा है लैंड को. टिल करना क्या होता है? जब हम मिट्टी को शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट इन सेंस कि जब हम ऊपर नीचे करते हैं मिट्टी को, आपने देखा होगा ट्रैक्टर से करते हैं हम, ताकि मिट्टी में हवा जा पाए, तो टिलिंग का कहते हैं उसको. द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग व्हीट. क्योंकि क्या क्यों कर रहा था टिलिंग? क्यों कर रहा था वो अपनी लैंड को, अपनी सॉइल को? क्योंकि वो व्हीट ग्रो कर रहा था उस पे. एंड हैड जस्ट एडेड मेन्योर. और मेन्योर क्या होता है? जैसे काउ डंग होता है ना, गाय का गोबर, तो उससे मेन्योर कहते हैं. वो उसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होते हैं और वो नेचुरल होता है. तो वो मेन्योर वो अपनी सॉइल में डाल रहा था. किस लिए डाल रहा था? ताकि फर्टाइल हो. उसकी सॉइल फर्टाइल होती है ताकि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी हो, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी कर रहा है वो. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. ताकि वो इस व्हीट को जो वो ग्रो कर रहा है वो अच्छे से फैक्ट्री में बेच सके और उसको अच्छे पैसे मिल जाए. This transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities. तो पहले वो ग्रो कर रहा है व्हीट और उसके बाद वो फैक्ट्री में जाके क्या बनेगा? उससे ब्रेड बनेगी या बिस्किट्स बनेंगे. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि प्लांट तो है, वो क्रॉप्स जो हम ग्रो कर रहे हैं वो प्लांट ही है. तो प्लांट को कैसे हम फिनिश प्रोडक्ट जैसे बिस्किट्स या फिर ब्रेड में कैसे हम इवॉल्व, कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसकी थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी. तो प्राइमरी एक्टिविटीज होते हैं जो हम ग्रो करते हैं. एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर द गुड एग्जांपल्स. जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोस कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कोई चीज मैं नेचुरली ग्रो कर, मैं ही ग्रो कर रही हूँ उस चीज को, ठीक है, या फिर मैं गैदर कर रही हूँ, या फिर जब मैं फिश को कैच कर रही हूँ तो वो मैं कर रही हूँ. तो सिर्फ सबसे पहले मैंने ही करा ना उस काम को, तो वो प्राइमरी हो गया. उससे पहले कुछ नहीं, उस ह्यूमंस का कोई रोल ही नहीं था उसमें. तो जो सबसे पहले ह्यूमंस को टच कर रहा है, ह्यूमंस जिसको सबसे पहले ह्यूमंस कर रहा है, वो कहेंगे हम एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, अब ये सब ह्यूमंस कर रहे हैं सबसे पहले. सेकेंडरी एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज. अब जो भी चीजें मिली मुझे, जैसे एग्रीकल्चर में मुझे व्हीट मिली या फिर शुगर केन मिला, फिशिंग में मुझे फिशेस मिली, गैदर करके सपोज मुझे फ्रूट्स मिल गए, उससे मैं आगे कुछ भी करती हूँ तो मैं, मुझे मिल गया ना, पहले रॉ मटेरियल मुझे उसका मिल गया, तो मैं उसको प्रोसेस करूंगी. जब प्रोसेस करूंगी, जैसे उससे कुछ भी ब्रेड बनाऊंगी, या फिर अगर आयरन नेचुरल रिसोर्सेज को मैंने कलेक्ट करा है तो उससे अगर मैं स्टील बना रही हूँ, तो ये सब मेरे किस में आ गए? सेकेंडरी एक्टिविटी में. अब क्या कॉटन भी हमने देखा है, कॉटन भी फील्ड में ग्रो होता है. तो कॉटन को लेना और फैक्ट्री में अब उससे थ्रेड बनाना, तो इसको हम सेकेंडरी कहेंगे कि वो थ्रेड बना रहे हैं. नॉर्मल वो एक नेचुरल प्रोडक्ट को वो एक फॉर्म दे रहा है, एक प्रोसेस कर रहा है उसको, तो इसको कहेंगे हम सेकेंडरी एक्टिविटी. एंड टर्शरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी थ्रू सर्विसेज, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग. अब सपोज मैंने बना ली चीजें, ब्रेड बना ली मैंने, अब वो मार्केट में जाके कोई उसको बेचेगा ना, तो वो सर्विस सेक्टर में आ गया हमारे. ट्रांसपोर्ट भी सर्विस सेक्टर में आ गया. बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी. Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. कि हम क्रॉप्स, एग्रीकल्चर हमारी प्राइमरी एक्टिविटी होती है जिसमें हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स. रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक मतलब क्या होता है? जैसे सपोज वूल जो मिलती है या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो उसको डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क भी कोई निकालता है ना, और कोई मीट भी बेचता है, तो वो रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक में आ जाता है. इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सन आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. तो पूरे वर्ल्ड में 50% ऑफ जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं.
अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी का यही मतलब नहीं वो ग्रो ही कर रहे हैं, वो कुछ और भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन, सपोज अगर 90, टोटल 90, सपोज 90 लोग हैं किसी जगह में, 90 लोग रहते हैं कहीं पे, तो उसमें से 60 लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ऐसे इस रेशियो में। Favorable topography of soil and climate are vital for agricultural activity. The land on which the crops are grown is called arable land. अब हमने देखा है इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड ऑलरेडी सीन की टोपोग्राफी सॉइल की अच्छी होनी चाहिए, एकदम ऐसी नहीं कि फर्टाइल सॉइल ना हो, या फिर अगर सपोज माउंटेन्स पे है तो हम इतनी अच्छी क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते। और क्लाइमेट भी बहुत जरूरी है, सपोज बारिश ही नहीं हो रही तो कुछ नहीं कर सकते हम फिर। जो लैंड जहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं उसको कहते हैं एरेबल लैंड। जरूरी नहीं है वहां पे अभी ग्रो हो रही हो या नहीं हो रही हो, बट नॉर्मल कहते हैं ना नॉर्मल लैंड जहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं, इन फ्यूचर ग्रो कर सकते हैं, तो दिस इज एरेबल लैंड। इन द मैप यू कैन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कंसर्न, तो ये वाला जो हमें मैप में एरेबल लैंड ग्रीन ग्रीन दिख रहा है हमें, तो ये हमारा इंडिया, तो देखो इंडिया में कितना ज्यादा पोर्शन एग्रीकल्चर के लिए कर सकते हैं, एरेबल लैंड अवेलेबल है हमारे पास। नाउ एग्रीकल्चर होता है, एग्री मींस सॉइल से जो कुछ क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं या फिर हम लाइफ स्टॉक को रियर कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं फार्मिंग एग्रीकल्चर। सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू सिल्क वॉर्म्स, जो सिल्क बनती है, सिल्क की साड़ीज आती है, तो वो सिल्क सेरिकल्चर कहते हैं। जो चीज जो लोग जो रियरिंग जो कमर्शियल रियरिंग होती है सिल्क वॉर्म्स की, उसको कहते हैं सेरिकल्चर। पिक्सी कल्चर कहते हैं जो फिशेस की ब्रीडिंग होती है। विटिकल्चर ऐसी ग्रेप्स की, एंड हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की कमर्शियल यूज को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नाउ फार्म सिस्टम एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। द important inputs are seeds, fertilizers, machinery and labor। तो क्या क्या मेन इनपुट्स हैं? सीड्स डलते हैं, फिर उसको हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं विद फर्टिलाइजर्स के थ्रू, फिर मशीनरी भी हम यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स यूज करते हैं हम उसमें, एंड लेबर, लेबर तो कोई कोई काम करेगा उस पे तो लेबर भी लगता है। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। प्लोइंग क्या होता है? जब हम सीड्स को बोते हैं। सोइंग जब उनको हम सो करते हैं, सॉरी प्लोइंग कहते हैं जब हम टिलिंग करते हैं सॉइल की। सोइंग जब हम सीड्स को बोते हैं। इरिगेशन जब हम उसको पानी प्रोवाइड करते हैं, वाटर देते हैं। वीडिंग होता है जब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं हमारी फील्ड में, तो हमें हमें उसको निकालना पड़ता है, तो उसको वीडिंग कहते हैं। और हार्वेस्टिंग कहते हैं जब हम उसकी कटाई करते हैं अपनी क्रॉप्स की। सो फिजिकल इनपुट्स हो गए, फिजिकल इनपुट्स जैसे रेनफॉल, सॉइल, स्लोप, टेम्परेचर, सनशाइन, ये फिजिकल इनपुट्स है। ह्यूमन क्या क्या दे रहा है? ह्यूमन स्टोरेज दे रहा है, लेबर दे रहा है, मशीनरी, केमिकल्स, ये सब ह्यूमंस दे रहा है। ऐसे ही इनपुट्स जैसे मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स हुआ, फिर हमने उसको प्लो करा, सोइंग करा, स्प्रे क्या है? स्प्रे क्या हो रहा है यहाँ पे? फर्टिलाइजर्स स्प्रे हो रहे हैं। और फिर हमारी एंड एंड आउटपुट क्या मिला हमें? क्रॉप। The output from the system include crops, wool, dairy and poultry products। तो ये समय हमें outputs मिले, crops, wool, dairy and poultry products। नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो अलग अलग तरीके की फार्मिंग होती है। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। कैसे? सपोज क्या ज्योग्राफी है उस रीजन की, कि पहाड़ी एरिया है या फिर बारिश बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा होती है, उस हिसाब से कि क्या डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की। सपोज हमने बहुत ज्यादा बना लिया और कोई हमारा सामान ना बिक ही नहीं रहा है, तो ये चीज देख के, लेबर लेबर कैसी है, टेक्नोलॉजी हमारे पास कैसी है, इन सबको देख के दो टाइप्स में हम कर सकते हैं क्लासीफाई। फर्स्ट है सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकंड इज कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है सिर्फ मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, कोई फार्मर अपनी फैमिली के लिए कर रहा है सिर्फ फार्मिंग, और उसको बाहर बेचना नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है वो चीज, अब ताकि वो खाना खा पाए। So this type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family.
इतनी छोटी फील्ड है और इतनी प्रोडक्टिव नहीं है, मीन्स इतना वो नहीं देती है इतना वो हमें क्रॉप्स नहीं देती है कि हम बाहर भी मार्केट में भी बेच दे। हम किस लिए फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मर किस लिए फार्मिंग कर रहे हैं, ताकि वो अपना पेट भर सके और अपनी फैमिली का। तो ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। अब छोटी सी फील्ड है, उसमें ज्यादा मशीनरी भी यूज नहीं कर सकते, और बस लेबर किसको बुलाएंगे, बस जो घर के लोग हैं वही काम कर लेते हैं उसमें। टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती, लेबर का इतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि बड़ी नहीं है हमारी फील्ड, तो इससे बहुत कम आउटपुट आता है। इसमें भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव, इंटेंसिव कोई चीज कहते हैं ना इंटेंस, ये बहुत ज्यादा इंटेंस है कोई है, तो इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हो उसको, बहुत चीजें डाल रहे हैं हम उसमें। द फार्मर्स कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। कि इंटेंस मीन्स बहुत ज्यादा लेबर हम यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम उसमें फर्टिलाइजर्स डाल दे रहे हैं ताकि अच्छी क्रॉप ग्रो हो। Climate with large number of days with sunshine and fertile crop permit growing of more than one crop annually on the same plot. अब सपोज एक रीजन है वहां पे बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है, हमारी सॉइल फर्टाइल भी है बहुत, और सनशाइन भी, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो हम क्या चाहेंगे कि जल्दी जल्दी ग्रो करें, हम उसमें जल्दी जल्दी ग्रो करें ताकि बहुत ज्यादा हम और बहुत ज्यादा साइकिल में ग्रो कर पाए, कि एक बार हमने करा फिर दोबारा से ग्रो करें, फिर उसको हार्वेस्ट करके फिर दोबारा से करें। तो क्योंकि हमें बहुत ज्यादा साइकिल चाहिए, तो हम उसपे बहुत ज्यादा लैंड पे प्रेशर डालते हैं, बहुत ज्यादा लेबर यूज करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हम मेन्योर्स डालते हैं। राइस मेन क्रॉप होती है ऐसी रीजन की, क्योंकि जहाँ पे बारिश भी बहुत होती है, सनशाइन भी अच्छी है, सॉइल भी फर्टाइल है, उसमें सबसे ज्यादा राइस ग्रो होता है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। Intensive subsistence agriculture is prevalent in a thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. अब सपोज बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो हमें जल्दी जल्दी क्रॉप्स ग्रो करने की जरूरत है, क्योंकि हमें बहुत लोगों को खाना खिलाना है। तो इसलिए ऐसी जगहों पे ये यूज होता है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। कौन से रीजन्स लिखे हैं यहाँ पे, साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, जिसमें जहाँ पे मॉनसून बहुत अच्छा, जहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, तो साउथ लाइक इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया ये वाला रीजन, दिस इज साउथ, एंड दिस इज साउथ ईस्ट, चाइना जापान वाला रीजन। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रॉप्स ग्रो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू प्रिमिटिव होती है, इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, हम पिछले चैप्टर में शायद पढ़ चुके हैं इसको। इस प्रैक्टिस इन अ थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट ग्रो है, वहां पे ये होते हैं ज्यादातर। और इसमें क्या होता है कि हमारे जंगल के बीच में हमने सारे पेड़ काट दिए और उसको जला दिया, काट के जला दिया हमने लैंड को, या काटा भी नहीं, ऐसे जला दिया, तो सब खत्म हो जाएगा हमारे पेड़, और सब जो ऐश गिरेगी वो कहाँ गिर जाएगी, नीचे मिट्टी में गिर जाएगी। तब हम उसमें क्रॉप्स ग्रो करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उस जगह की फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो हम कोई और लैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं, उसको जलाते हैं, फिर वहां पे करते हैं। तो शिफ्ट कर रहे हैं हम, एक लैंड से दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और जल्दी से हमारा लैंड क्या होता है, वापस से आ जाता है, मीन जल्दी से हमारा फॉरेस्ट वापस आ जाता है। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes, and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned. Abandoned means छोड़ देते हैं हम उस लैंड को, और कल्टिवेटर मूव्स टू नेक्स्ट प्लॉट, न्यू प्लॉट में वो मूव हो जाता है। तो यही मैंने एक्सप्लेन करा। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्लैश एंड बर्न, हमने काटा, स्लैश करा ट्रीज को और जला दिया, तो इसलिए स्लैश और बर्न भी कहते हैं। और इसको हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। मिल्पा इन मैक्सिको, रोका इन ब्राजील एंड लदांग इन मलेशिया। अब नोमैडिक हर्डिंग क्या होते हैं, नोमैडिक हर्डर्स कौन होते हैं,
हर्ड क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कैटल को हर्ड कहते हैं। तो जो हर्डर्स है, जो अलग नोमैडिक होते हैं, जो अलग अलग जगह जाके अपने जानवरों के साथ, मीन्स अपने एनिमल्स के साथ अलग अलग जगह पे रोम करते हैं, और उनके साथ ही मतलब उनको अलग अलग जगह खिलाते हैं खाना। Nomadic herding is practiced in semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir। अब वो एक से दूसरी जगह घूमते क्यों हैं? क्योंकि वहां का जो लैंड है वो इतना नहीं है कि एक एक जगह पे ही खाते रहे हर्ड्स, एक जगह पे एनिमल्स खाते रहे। तो अलग अलग उनको जगह मूव करना पड़ता है, ताकि उनको अलग अलग मीन्स ताकि उनको खाना मिल सके बेसिकली। क्योंकि एक जगह पे वो नहीं खा पाएंगे। अब राजस्थान में सपोज एक सीजन में खा लिया, तो ऐसा नहीं कि हम खाते ही रहेंगे वहां पे, हमें मूव करना पड़ेगा। अब जम्मू एंड कश्मीर में है, सपोज सर्दियों में तो बर्फ हो जाती है वहां पे, तो फिर वो क्या खाएंगे, तो वो नीचे आ जाते हैं, वहां पे खाते हैं, फिर जैसी गर्मी होती है वैसे ही वो ऊपर चले जाते हैं। तो इसको नोमैटिक कहते हैं। In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water. Fodder means वही food के लिए जो वो खाते हैं, and water के लिए। This type of movement arises in responsible in climatic constraint and terrain। क्लाइमेट का था ना, क्योंकि इतना सपोर्ट ही नहीं कर सकती वो। अब जम्मू एंड कश्मीर में इतनी, क्योंकि सर्दियों में वहां पे बर्फ आ जाएगी, तो ये क्लाइमेटिक रीजन हो गया ना कि वहां पे बर्फ आ जाएगी। और ऐसी टेरेन वहां पे पहाड़ी है, तो इतनी ज्यादा ग्रो भी नहीं हो सकती, इतनी सॉइल अच्छी भी नहीं है वहां पे। सो कौन से शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर कॉमनली रियर। जो हम जैसे कभी जाते हैं हिल स्टेशन पे, तो नॉर्मल जो एनिमल्स हमें दिखते हैं वही चीजें हैं। दे प्रोवाइड मीट, दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुल, हाइड्स। हाइड्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है, क्योंकि ठंड होती है ऊपर, तो वो वही पहन लेते हैं उनकी स्किन को। And other products to the herders and their families. Now commercial farming। तो हमारा subsistence farming खत्म हो गया। सेकेंड है commercial farming। इसको नाम से ही पता लग रहा है, commercial जो हम मार्केट में बेचने के लिए कर रहे हैं farming। Crops are grown and animals are reared for sale in the market। मार्केट में बेचने के लिए simply। The area cultivated and the amount of capital used is large। अब हम वैसे तो करेंगे नहीं, लैंड भी हमारा बड़ा होता है, हम टेक्नोलॉजी सब कुछ कैपिटल होता है, पैसा हम यूज करते हैं उसमें, पैसा लगता है हमारा। कैपिटल इज बेसिकली पैसा। टेक्नोलॉजी में, अलग अलग चीजों में, फर्टिलाइजर्स डालने में। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। और मशीन, अब बहुत बड़ा लैंड है तो मशीन ही करेगा ज्यादा काम। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो तीन तरीके की होती है, कमर्शियल ग्रेन, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन। अब क्या क्या होती है? कमर्शियल ग्रेन आर ग्रोन फॉर द कमर्शियल पर्पज। wheat एंड maize आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। wheat और maize सबसे ज्यादा ग्रोन होती है। wheat मीन्स आटा, और मेज मीन्स मक्का, मीन्स कॉर्न जो होता है, तो वो चीज सबसे ज्यादा ग्रो होती है। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर temperate grasslands of North America, Europe and Asia। These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares। sparsely populated है ये रीजन, ताकि इसलिए इनके पास बहुत बड़े फार्म्स हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं ये। Severe winters restrict the growing season and only the single crop can be grown। यहाँ पे सीवियर विंटर, टेम्परेट रीजन्स हो गए, मीन्स ये ऊपर के रीजन्स हो गए। तो यहाँ पे ऊपर के रीजन्स में ठंड बहुत पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, इसलिए ये ज्यादा ज्यादा मतलब विंटर्स में ये ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि सर्दियों में इतनी ज्यादा सर्दी में वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी क्रॉप्स, तो इसलिए सर्दियों में नहीं कर पाते ये। मिक्स्ड फार्मिंग होती है, ये लैंड मतलब मिक्स फार्मिंग होती है कि क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हैं और एनिमल्स भी रियर कर रहे हैं, साथ में सब कुछ हो रहा है। The land is used for growing crops and fodder crops and rearing livestock। It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa। तो इसका एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज जब राइस ग्रो होता है ना, किसी फील्ड में राइस ग्रो हो रहा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा पानी लगता है, बहुत ज्यादा मीन्स पूरी फील्ड वो फ्लड कर देते हैं पानी से। तो क्रॉप भी ग्रो हो रही है, फिर नीचे क्या करता है, फिशेस फिशेस हो जाती है। जैसे पानी बहुत है, इतना पानी होता है कि फिशेस भी वहां पे तैर सकती हैं और रह सकती हैं। तो वो फिश एक तरह फिशेस को भी मीन्स रियर कर रहे हैं, एक तरीके से उसको रहने दे रहे हैं। और
तो ऐसे डबल हो गया ना ये कि फिशेस से भी उनको पैसा मिलेगा, एंड में फिर उनको क्रॉप से भी मिलेगा, तो इसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं, जब एक ही फील्ड में क्रॉप्स भी मैं ग्रो कर रही हूँ और रियर भी कर रही हूँ। अब जैसे मैंने एनिमल्स भी पाल लिए, तो एनिमल्स को भी मैं थोड़ा सा, मेरा फील्ड है, मैं वहां पे चरवा भी रही हूँ उनको, मीन्स उनको खाना भी दे रही हूँ, तो एक साथ मैं काफी सारी चीजें कर रही हूँ, तो उसको मैं मिक्स्ड फार्मिंग कहूंगी। प्लांटेशन होता है, प्लांटेशन आर द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगरकेन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। आपने अब कभी देखा हो टी का, तो बहुत बड़ी फील्ड में टी ग्रो होता है, ऐसी कॉटन, शुगरकेन, तो बहुत बड़े, तो इसको हम प्लांटेशन कहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, और क्योंकि बहुत बड़ा एरिया तो कैपिटल भी बहुत ज्यादा लगेगी, कैपिटल मीन्स पैसे भी बहुत ज्यादा लगेंगे, मशीन भी बहुत ज्यादा लगेंगी, एंड लेबर भी बहुत ज्यादा लगती है। मशीन्स इतनी टी में नहीं लगती है, टी कॉफी में मशीन्स इतनी नहीं लगती है, लेबर ज्यादा लगती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और ऑन द नियर बाय फैक्ट्रीज, कि जो लार्ज जो चीजें, मतलब जो टी मिली हमें, या तो हम उसको वहीं पे प्रोसेस कर दें फैक्ट्री में, या फिर उसको किसी नियर बाय फैक्ट्री में लेके आ जाए, फार्म में भी हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं या नियर बाय फैक्ट्री में भी कर सकते हैं। इसकी वजह से हमें, अब हमें लेके आना है फैक्ट्री में, तो ट्रांसपोर्ट चाहिए हमें, तो आसपास ट्रांसपोर्ट भी डेवलप होना चाहिए। अब आपने देखा होगा कभी आप किसी वैसे मतलब जगह से गए हो कि जहाँ पे विलेजेस है आसपास, तो वहां पे बहुत ज्यादा दिखता है, ट्रैक्टर से वो शुगर केन लेके जा रहे होते हैं। तो ये चीज है कि ट्रांसपोर्ट वो कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, फैक्ट्री पास में ही है, तो इसलिए वो लेके जा रहे होते हैं अपने प्रोड्यूस को, अपने शुगर केन को फैक्ट्री में। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। रबर होता है मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका एंड सम एग्जाम्पल्स। तो सपोज आपने दार्जिलिंग में देखी होगी, टी का बहुत बड़ा एरिया है वहां पे, और टी फैक्ट्री में फिर वो प्रोड्यूस वो करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। सो आज यहीं पे तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, और अगले वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो थैंक्स।